ठीक है, ईयर वगैरह आपको नोट करना ही है। मेंडल के इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की थी, मतलब मैथमेटिकल अप्रोच दिया था बायोलॉजिकल स्टडी में। ओके, ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट। देखो बेटा, जब कोई चीज की जाती है ना, एक टर्म हम यहाँ तुम्हें बता दें, जब वो कर रहे हैं तो दैट इज ट्रेनिंग। ओके, वो जितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उसको लेके उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, दैट इज ट्रेनिंग डेटा। समझना, आप रिसर्च वाली बात बता रहे। अब टेस्ट प्लांट, एक तो वो जो वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट प्लांट पे दिया। अब ये जब एनालिसिस आ गई तो इट इज ओपन फॉर एवरीवन, हर साइंटिस्ट, हर कोई अब इस एक्सपेरिमेंट को, इस पैटर्न को परफॉर्म करेगा, और जब उसको रिजल्ट मिल रहा होगा तब वो होगा कि हाँ उन्होंने जो कहा वो सही। क्लियर? तो वो हो जाता है टेस्टिंग, दैट इज टेस्टिंग डेटा। ओके, जस्ट उन्होंने जब बोला तो उन्होंने सपोज 1000 प्लांट्स लिए और डेटा दिया, तो वो डेटा क्या हो गया? ट्रेनिंग डेटा, जिसमें ये कह रहे हैं कि हाँ कौन सा सीड कलर मिलेगा, क्या डोमिनेंट है, पॉट की फली कैसी होगी, ये सारी बातें। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिर से उसको परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज टेस्टिंग। क्लियर है? ये थोड़ा टर्म याद रखो। Proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। ये अब ये लाइन है कि उन्होंने क्या कहा था। ओके, पैटर्न को ऐसे नहीं बोला था, एक रूल निकाला, एक वो विजुअलाइज कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे कुछ पैटर्न है। जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें पैटर्न देखना पड़ता है। सॉल्व के कॉम्बिनेशन में जैसे एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, अभी मैंने देखा था कहीं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, तो जिसको ये पता है कि ये गियर के बारे में दिखा रहा है, कार का गियर, नहीं तो ये 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, दैट इज कि हाँ उनके ऑप्शन में 6 नहीं है, तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि क्या होगा, और ऑब्वियसली ऑप्शन में 6 होगा। तो इसी के तरीके से कोई अगर पैटर्न देख रहे हैं तो हम पैटर्न को देखते हैं कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। ओके, Mendel investigated character in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, that is contrasting trait, और इसी को आप एलिल बोल रहे थे। वो बस मैंने ऐसे बताया, फर्स्ट गियर पीछे करते, सेकंड आगे, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ गियर। 6 गियर नहीं होता है कार में ना, रिवर्स गियर होता है, दैट इज आर। ठीक, तो एक पैटर्न को देखते हैं, ये आंसर यहाँ पे क्या आएगा, उसका आंसर करने के लिए पैटर्न पकड़ना पड़ता है आपको। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ देते हो ना, तो वहां पे रीजनिंग एक पेपर होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो मेंडल ने जब ट्रेट लिए तो बेटा अपोजिंग ट्रेट थे, कंट्रास्टिंग फीचर्स थे। अगर हाइट इज अ कैरेक्टर, हाइट इज अ ट्रेट, तो उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो जाएंगे? एदर टॉल और ड्वार्फ। सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance. पैटर्न को देख के, कैरेक्टर को देख के, तो फिर उन्होंने एक गवर्निंग, एक रूल दिया इनहेरिटेंस का, विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर। बेटा ये ध्यान रखना, रूल उन्होंने लिख के नहीं दिए थे, जो आप रूल पढ़ते हो ना, दैट इज एक्सपेंडेड बाय द कॉपलैंड लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन। डाइवर्स देखो वर्ड है ये सब, डाइवर्सिटी है ना, तो कहीं पे अप्लाई हो रहा था, कहीं पे नहीं अप्लाई हो रहा था, करके देख रहे थे। तो फिर उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, उसको प्रॉपर एक रूल को, एक रूल लगा के कि हाँ ये कहाँ कहाँ पे होगा अप्लाई। फिर आए कि मेंडेलियन एक्सेप्शंस है। ओके, जिसको आप आगे देखो। देखो अभी जो जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हो ना, उसमें जिस दिन मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, दैट इज द प्री मेंडेलियन, मेंडल के पहले वाले प्री मेंडेलियन, फिर आया मेंडेलियन, फिर आया पोस्ट मेंडेलियन। तो ये जो आप एनालिसिस की बात करते हो ना, दिस इज रिलेटेड टू पोस्ट मेंडेलियन। तो ऑब्वियसली जब नेचुरल आप देखोगे ट्रीज पे, प्लांट पे, अलग अलग वैरायटी पे उसको अप्लाई करोगे, तो कुछ फॉलो करेंगे उससे, कुछ नहीं फॉलो करेंगे। तो फिर
डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन, मतलब डाइवर्सिटी की वजह से जो भी उसमें नेचुरल ऑब्जर्वेशन आए और कॉम्प्लेक्सिटी आए, इनहेरेंट इन देम, ठीक है, इन सब को ध्यान में रखे, ये चीज अंडरलाइन कर लेना। नेचुरल डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम, जो भी लॉज जो भी दे रहे थे वो पैटर्न, उसको ट्रांसफर होने में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी। जैसे एक सिंपल, तुम लोग भी जानते हो, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, ठीक है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना मेयोसिस में पड़े हुए। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो वो ट्रेड इधर के उधर हो सकता है। अब इन्होंने बाई चांस जो कैरेक्टर को लेके रूल बना दिया, वो कैरेक्टर बहुत दूर दूर, ठीक है, आपस में लिंक कम थे, इसलिए उनको वो रिजल्ट दिखा नहीं, और जिसमें भी दिखा उन्होंने 34 प्लांट में से उन प्लांट्स को साइड में। क्लियर बेटा? मेंडल कंडक्टेड सर्च आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इमेस्कुलेशन वाले प्रोसेस से जो किया उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग टी लाइन्स। ओके, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है? जिसमें कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन कराने से आपको होमोजाइगस कंडीशन आ जाए, either होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। A true breeding line is one that having undergone continuous cell pollination, MCQ है, shows the stable trait, stability आ जाएगी, inheritance and expression for several generation, उसके बाद वो ट्रू ब्रीडिंग ही चलती है। Mendel selected 14 true breeding pea plants variety as pairs which were similar except for one character. एक कैरेक्टर का ही डिफरेंसेस होगा उसमें। देखो, जैसे अगर वो देख रहे हैं कि फ्लावर का कलर, तो बाकी चीजें सिमिलर होनी चाहिए, फ्लावर के कलर में वेरिएशन हो दोनों स्पीसीज, दोनों प्लांट। क्लियर? स्पीसीज तो एक रहेगी, दोनों जो उसके सब स्पीसीज होती है, अभी तुम लोग स्पीसीज में कंफ्यूज मत, ठीक है। अगर एक में तुम्हारे पर्पल फ्लावर आ रहा है, उसमें व्हाइट फ्लावर है, तो वो दोनों स्पीसीज भी डिफरेंट है, दैट इज सब स्पीसीज कहलाती है। ओके बच्चा, विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। ओके, तो एक ही कैरेक्टर को लिया उन्होंने, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? सिमिलर है। पॉट की फली, ये सारे कैरेक्टर सिमिलर है। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल सीड, तो आपको ध्यान रखना है सीड पे दो है, एक तो कलर का और शेप का, फिर पॉट पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉट एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट, एंड एक तो यहाँ पे जो नहीं लिखा दैट इज फ्लावर, ठीक है। तो आप ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें आप ध्यान रखना, ये तो मैं लग रहा पढ़ा दिया मैंने, डोमिनेंट और रेसेसिव पढ़ा दिया था एनसीईआरटी से भी बेटा, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हमने रुके थे, अब हमें याद आ गया, फ्लियल वाले से रुके थे और हम लोग चले गए थे मोनोहाइब्रिड को देखने। तो अब जस्ट एनसीईआरटी में मार्क करना, he made similar observation for the pair of traits he found that the F1 always resembled either one of the parent and that the trait of the other parent was not seen in them। पहली जो जनरेशन होगी उसमें एक पेरेंट का ही ट्रेट दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला ट्रेट दिखता है जब आप प्योर लाइन को लेके ब्रीडिंग कराते। ओके, फिर ये इमेज पे भी बात हुई थी, तो हमें पहली जनरेशन F1 फिलियल जनरेशन में हमें दोनों प्लांट जो यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रोजेनी दिख रही है, वो क्या है बेटा? टॉल। ओके, फिर अगर आप इसको सेल्फिंग कराते हो, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हो, या एक ही जनरेशन के एक ही प्लांट से ओरिजिन हुए दो सीड की भी जेनेटिक्स सेम होगी, क्लियर? तो उसमें अगर आपने कराया सेल्फिंग, वैसे तो उसमें भी वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग से तुम्हें पता है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जब जब गैमेट फॉर्मेशन और वेरिएशन, तो हर बार मेल गैमेट के अलग अलग आने के चांसेस है, क्योंकि मेल गैमेट एक पॉलन ग्रेन एक माइक्रो मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, तो 4 जो चारों हैं उसमें वेरिएशंस आएंगे। क्लियर बेटा? लेकिन यहाँ पे चलो तुम सेल्फिंग को सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन से अभी देखो, उसी के मेल उसी का फीमेल, जो मेंडल जी कह रहे थे वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा उसमें सेल्फिंग करा। फिर क्या मिला एक्टिव जनरेशन में? टॉल टॉल और रेसेसिव दिख गया, क्लियर? 3:1 का दिखा था रेशियो, इसको हम लोगों ने बनाया भी था चार्ट थोड़ा सा,
चलो, Mendel then self-pollinated the tall F1 plant and to his surprise found that in filial 2 generation some of the offsprings, अब ये sum का मतलब मैंने बताया number of plants, number of seeds कई सारे हो सकते हैं. आप सारे, जैसे उन्होंने हजारों प्लांट लिए हैं तो आप हजारों को नहीं लिखोगे ना, तो आप जब चार्ट बनाते हो तब आप एक लिख रहे हो, तो सम ऑफ द उसमें रेशियो आएगा कि 100 लिया तो 3:1 का रेशियो है, तो 100 में 25 प्लांट उनको क्या मिल गए, रेसेसिव मिले, और 75 क्या मिले, टॉल मिले. मतलब 25 डॉर्फ मिले और 75 टॉल मिले. क्लियर बेटा? तो सम को कंफ्यूज नहीं होना कि मैम एक ही मिल रहा है ना पुनेट स्क्वायर में, ऐसा कुछ नहीं. सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर डॉर्फ. The character that was not seen in the F1 generation. This is the law of segregation. कि वो दिख नहीं रहा था लेकिन वो वहां पे था. जब उसको होमोजाइगस ट्रेट मिल जाएगा, दोनों पेयर होमोजाइगस हो जाएंगे, तो वो अपने को एक्सप्रेस करे. क्लियर है बच्चा? एनसीईआरटी मार्क करो. The proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. रेशियो क्या हो गया? 3:1. कैसा रेशियो है ये? फिनोटाइप रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो. क्लियर है यहाँ तक? The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. करेक्ट स्टेटमेंट में आएगा ये. कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखेगी जब तक आप मेंडल के अकॉर्डिंग बात करते हो. मेंडेलियन है अभी, अच्छा कॉल आया तब मैं तुम्हें बता रही थी ना कि पोस्ट मेंडेलियन है, मेंडेलियन है, और जब आप ये इनके एक्सेप्शंस निकालोगे, सॉरी प्री मेंडेलियन है, प्री मेंडेलियन है, मेंडल के पहले, मेंडल का एरा, एंड देन आता है पोस्ट मेंडल. तो आपको जो ये कंक्लूजन, जो एक्सेप्शंस मिलेंगे ना, वो सब पोस्ट मेंडेलियन में पढ़ना है. सारी एनालिसिस, सारी डाइवर्सिटी को देखने के बाद वो निकाला गया. तो यहाँ पे मेंडल ने क्या कैरेक्टर देखा, तो मेंडेलियन एरा में ये क्या है, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. और इसको यहाँ पे एक रूल बना दिया कि हम वैसे ही ट्रेट को देखेंगे जिसमें कि कोई ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा. इज इट क्लियर? हम देखो टू द पॉइंट यहाँ पे जेनेटिक्स में नहीं पढ़ा पाएंगे, हर चीज को आगे पीछे से सब कनेक्ट करके आपको जेनेटिक्स के कोर समझ में आ जाने चाहिए. इसलिए आप लाइन की एक्सपेक्टेशन मत करना मुझसे. दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर either tall or dwarf. कोई मिक्सिंग नहीं है. क्लियर? नन वर इन बिटवीन हाइट, जो आपने इमेज में देखा. Similar results were obtained with the other trait that he studied. Only one of the parental trait was expressed in F1 generation. जो दिख रहा था उसको डोमिनेंट बोल दिया गया, और जो सेकेंड जनरेशन में दिखा डोमिनेंट के साथ, वही कैरेक्टर क्या हो गया, रेसेसिव हो गया. फिर से उन्होंने जितने 7 कैरेक्टर्स को लिए, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को, 7 कैरेक्टर्स को वो देख रहे थे, उसमें उनको क्या मिला कि हर में यही पैटर्न दिख रहा था. The contrasting traits did not show any blending or at either F1 or F2 generation. अपन ने इंट्रोडक्शन में उनके पॉजिटिव पॉइंट में दिखा था कि मेंडल ने जो स्टडी की वो 3 जनरेशन पे की, मिनिमम 3. तो F0, F1, F2 ये क्या हो गई, 3 जनरेशन हो गई. ये ग्रैंडसन हो गया, ये फादर हो गए, ये ग्रैंडफादर हो. इस तरीके से समझ. और उन्होंने तो F3 तक भी गए थे. क्लियर? तो मिनिमम वाला कंस्ट्रेंट जो है कि 3 जनरेशन में देखा, तभी F2 जनरेशन में क्या होगा, उनको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिला. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed on unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation. कितनी भी जनरेशन रिप्रोडक्शन होता रहेगा, तो जो ट्रेट है वो पास ऑन हो रहे हैं किसकी वजह से, गैमेट के फ्यूजन, गैमेट के फॉर्मेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर चल रहा है, जिसको उन्होंने क्या बोला, फैक्टर. नाउ वी कॉल देम एज जीन. Genes therefore are the unit of inheritance. This is again MCQ. जीन मैंने बताया डीएनए, डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो आंख के कलर का इंफॉर्मेशन है, तो यही तो ट्रांसफर हो रहा है कि पूरा डीएनए से आपको मतलब. जब आप आई कलर की बात कर रहे हो तो दैट इज द बेसिक यूनिट जिसके पास वो इंफॉर्मेशन थी कि आई कलर क्या होगा. क्लियर बच्चा? तो जीन्स therefore are the units of inheritance, not complete DNA.
कंप्लीट डीएनए को आप इनहेरिटेंस का नहीं बोल सकते हो। ऑब्वियसली डीएनए पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है, अदरवाइज डीएनए डैमेज होगा, डीएनए की रिपेयर की फिनोमिना चलनी पड़ेगी, डीएनए पूरा रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एक डीएनए पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर की स्टडी करते हो तो उस कैरेक्टर को पास करने के लिए जो पार्ट है दैट इज जीन। They contain the information that is required to express a particular trait. Particular trait express a particular trait. बेटा लिख लो, underline करना। Genes which code for a pair of contrasting traits are known as allelomorph. ठीक है, लिखवाया ना? allelomorph का शॉर्ट फॉर्म है एलेल। अल्टरनेटिव, इसको और तुम समझ सकते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन टर्म से ही याद आ जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि आई का कलर ब्लैक है, तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो गया? व्हाइट। ठीक है, कंट्रास्टिंग, ब्राउन, व्हाइट। तो अब अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? एलेल, एलेल हो गया अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। है वो भी जीन, ये भी ध्यान रखना। एलेल भी जीन है, जीन भी तो जीन है, तो दोनों जीन है कंट्रास्टिंग पेयर को लेते। If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other traits. मतलब यहाँ पे लिखो dominant, यहाँ पे लिखो recessive, short. In example, for example, in the case of character of height, T is used for the tall trait and small t for the dwarf. And T and T are allele of each other. समझ में आया? देखो दोनों allele है, दोनों जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, जब आप जीन्स बोलते हो तो आप एक कैरेक्टर बोलते हो कि हाँ आई का ये पर्टिकुलर आई कलर का ये जीन है, ठीक है, हेयर कलर का ये जीन है, ओके। Hence in plants the pair of alleles for height would be capital T capital T capital T small t and small t small t. Why? क्योंकि यहाँ पे एक मेल का है एक फीमेल का है, कभी भी तीन नहीं हो सकता। अभी ये पॉलीजेनिक कंडीशन आप पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, जब वो आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, जो आप होमोलोगस पेयरिंग देखते हो, ठीक है, उसमें यही रहता है, एक मदर का एक फादर का पेयर हो रहा है, तो दो आ रहे हैं आपके पास। तो जब हाइट का कैरेक्टर देख रहे हो तो अगेन दो है वहां पे, तो या तो वो कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है। Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous एंड टीटी, क्योंकि उन्होंने क्या लिया था? ट्रू ब्रीडिंग है, प्योर लाइन ले लिया, वही बात कह रहे हैं। क्लियर है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप। जीन की इंफॉर्मेशन है तो क्या कहेंगे इसको? जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, व्हाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप। देख चुके हो ये सब। व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी? बताओ फटाफट, फिनोटाइप क्या होगा? फटाफट बोलो, ये तो टाइम पास हो रहा है आज पूरा। अभी क्लियर? टॉल रहेगा, सब किया हुआ है कब। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance, phenotypically similar. He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other and hence is called the dominant factor while the other factor is recessive. क्योंकि अभी वो जीन तो बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने फैक्टर टर्म लिया है, तो डोमिनेंट जीन को उन्होंने क्या बोला बेटा? डोमिनेंट फैक्टर। और ये ध्यान रखना, डोमिनेंट जीन इनकरेक्ट ऑप्शन चला जाए। समझ में आई बात? मेंडल ने जीन टर्म नहीं यूज किया था, तो अगर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन में लग रहा है कि ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, तो वहां पे पकड़ना उस चीज को कि जीन नहीं यूज किया था उन्होंने। डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलेल ऐसे नहीं बोला था उन्होंने, डोमिनेंट फैक्टर और रेसेसिव फैक्टर था। In this case, capital T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. He observed identical behavior for all the character trait pair that he studied. It is convenient and logical to use the capital and lowercase of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessive. उसका कोई और सेंस नहीं है, जस्ट उन्होंने एक नोटेशन लिया था, ठीक है। उसको उनको कैसे ट्रेट याद रहेगा कि क्या दिख रहा है, तो उन्होंने ऐसे ही ले लिया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी से उसको रिप्रेजेंट कर।
Do not use capital T for tall and D for dwarf because you will find it difficult. मतलब D T से tall हो रहा है, D से dwarf हो रहा है, ये नहीं करना। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी, जितने आप कॉम्बिनेशन बनाते जाओगे ना पुनेट स्क्वायर में, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपली एक ही अल्फाबेट लिया उन्होंने और उसका कैपिटल और स्मॉल लेटर करके उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, तो सॉल्यूशन दिख जाए, इसको और कन्वीनियंट कैसे कर सकते। Remember whether T and D are the alleles of the same genes characters or not. ठीक है, सेम जीन सेम कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, एलिल्स हैं वो, तो टी और डी लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैरेक्टर की बात हो रही है कि एलिल की बात हो रही है, जीन की बात हो रही है। तो आपने कैरेक्टर में लिख लिया कि हाइट है, ट्रेट हाइट, लेकिन वो टॉल है कि ड्वार्फ है, तो अब टी डी आप करोगे तो उससे काफी ज्यादा मिक्सिंग हो गया। अभी आप लोग मोनो हाइब्रिड देख रहे हो इसलिए इसको रिलेट नहीं कर पा रहे। तुम सोचो इसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड पेंटा हाइब्रिड तक जाती है जेनेटिक्स की एनालिसिस पर बढ़ती जाती है कि एक साथ में कितने कैरेक्टर देख रहे हैं, तो फिर वो मैनुअली पॉसिबल भी नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर बने हुए। हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर डालते हैं, उसके वजह से रेशियो वगैरह सब निकल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आ जाती है। तो मैनुअल ये पॉसिबल नहीं है और तुम्हें भी नहीं करना है। एग्जाम में तुम अगर मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस निकाल के जाने लगे सॉल्व करने तो 20 मिनट तो एक क्वेश्चन लगे। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है और रेशियो याद रखना है। एलिस कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट, टीटी एंड टीटी तो सिमिलर ही है बेटा, इसमें तो कुछ बतानी है। और कैन बी डिसिमिलर एज इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगोस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस जब जाइगस लिखा है तो दैट जाइगस इज रिलेटेड टू जाइगोट। वहां पे भी बताया था कि जब जाइगोट बनता है तो एक मेल और एक फीमेल से आने वाला ट्रेट आपस में कंबाइन कर रहा है, कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी आएगा तो जाइगोट क्या बनेगा, टी बनेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है तो इसको आपने क्या बोल दिया, हेट्रोजाइगस कंडीशन। और जाइगोट कैसा है, हेट्रोजाइगोट, वही है टर्मिनोलॉजी। कुछ दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सेम है। होमोजाइगस जाइगोट होमोजाइगस कंडीशन का है, जाइगोट क्या है, होमोजाइगोट है। क्लियर? Since the capital T, capital small t plant is heterozygous for genes controlling one character height, it is a monohybrid, and the cross between capital T small t is the monohybrid cross. एक ही कैरेक्टर के बीच में आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉसिंग कराई, तो कैसा हो गया वो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। From the observation that recessive parent trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, known है, ठीक है, कौन सी meiosis है ये, जर्म लाइन में होने वाली, जर्माइनल सेल्स में होने वाली meiosis है। meiosis के भी टाइप्स पढ़ा है ना, स्पोरिक meiosis, जाइगोटिक meiosis। जाइगोटिक meiosis reported in, जाइगोटिक meiosis कहाँ दिखती है, तेज बोलो। Zygotic meiosis reported in where? Akash, Asna, Ayush, Muzeb, Ninad, Suyash, Yash। एल्गी तो तेज बोलो, क्या दिक्कत आ रही है? एल्गी का प्लांट क्या है, हैप्लॉइड है, जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड बनेगा, फिर से डिप्लॉइड को हैप्लॉइड करना पड़ेगा, तो जाइगोट ही एक स्टेज है लाइफ स्पैन में जो कि डिप्लॉइड है, इसमें होगी मियोसिस, हैप्लॉइड स्टेज आ जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा, एल्गी बन जाएगा। The alleles fungi में भी reported होता है। The alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। अब ये क्या कह रहा है, देखो सुनो, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से सुनना यहाँ पे, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इधर टीटी है इधर टीटी है, तो गैमेट कभी टीटी नहीं बनेगा क्योंकि डिप्लॉयड है, इसको हैप्लॉयड होना पड़ेगा। तो एक ट्रेट के दो जीन नहीं आ सकते, हाँ या ना बोलो, सही बात बोल रहे ना? ठीक है, तो आप आगे भी जब अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह देखोगे तो आपको गैमेट बनवाऊंगी मैं यहाँ पे बैठ के, तो बनाते वक्त ध्यान रखना है कि एक जीन के दो एलिल यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, कैपिटल टी है तो टी आएगा, दो आ सकता है अलग अलग, दो गैमेट बन सकता है, दोनों गैमेट का
जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट इज कैपिटल टी, क्योंकि ऊपर होमोजाइगस है। सेम वे में यहाँ पे टी टी। तो टाइप्स ऑफ गैमेट में कभी ये नहीं होगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप मिल रहा है, क्योंकि दोनों होमोजाइगस। लेकिन नंबर ऑफ गैमेट बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ गैमेट बन सकते हैं, लेकिन एक गैमेट के अंदर आप टी को एक गैमेट नहीं बोलो। इज इट क्लियर? तो वही चीज यहाँ लिखा है, द एलिल ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट, पेरेंटल पेयर के एलिल सेपरेट करेंगे। क्लियर? अब तो ये मोनो हाइब्रिड है। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि टॉल और टॉल ड्वार्फ को आप देख रहे हो, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब आपने सेल्फिंग कराया तो फिर से टी अलग गया था, टी अलग गया था, दो गैमेट बने थे, तो वो क्या हुए? सेपरेट हुए। फिर जब ये टी को ये वाला टी मिला था, तब रिजल्टेंट क्या आया था? ड्वार्फ रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो सेपरेट हुआ, सेग्रीगेट है, उसको कोई मतलब नहीं है दूसरे वाले जीन पेयर से। वो खुद जब आएगा कॉम्बिनेशन में तो अपने को एक्सप्रेशन देता है, एक्सप्रेस करता है। इसके बहुत ही निग्लिजिबल एक्सेप्शंस हैं अर्थ पे। दिस इज द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ओके, वन एलिल इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। एक गैमेट को बनाने में एक ही एलिल ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? तुम दोनों क्या कर रहे हो पीछे? क्या चल रहा है? मोबाइल चल रहा है? क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे? दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलिस इज अ रैंडम प्रोसेस। स्टेटमेंट है बेटा। एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग either एलिल। ऑब्वियसली जब दो है तो दोनों के चांसेस कितने हो गए? 50%। 50%, जैसे जब सपोज टी और टी है तो गैमेट में आने के चांसेस हमेशा हाफ ही रहेंगे। क्लियर? तो 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग either एलिल। इस एलिल के पास कैपिटल टी, इस गैमेट के पास कैपिटल टी भी आ सकता था, इस गैमेट के पास स्मॉल टी भी आ सकता था। 50% चांस रहेगा। as has been verified by the results of crossing, results of crossing, कई सारे combination के बाद। okay, in this way the gamete of the tall plant have the allele T and the gamete of the dwarf plant have the allele T। दो नंबर में हो सकते हैं लेकिन रहेंगे तो दोनों टी टी ना। समझ में आई बात? तो दो बार लिखने की जरूरत है नहीं। टाइप, गैमेट का टाइप कैपिटल टी है, गैमेट का टाइप स्मॉल टी, वही कह रहा है। तो गैमेट की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 50%। जब आपका हेट्रोजाइगस रहेगा तो 50% रहेगी। होमोजाइगस कंडीशन है तो 100% गैमेट वही होगा। होमोजाइगस रेसेसिव है तो गैमेट को आप दोनों गैमेट के 100% चांसेस सिर्फ स्मॉल टी के ही है। टी से आप टी ही बनाओगे। समझ रहे हो? 100%, इसमें कोई 50% वाले चांस फिनोमिना नहीं है। लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो देयर इज चांस फिनोमिना कि एक कैपिटल टी बन सकता है, एक स्मॉल टी बन सकता है, दोनों कैपिटल टी बन सकते हैं, दोनों आगे कई सारे गैमेट बन गए हैं तो उसमें कई सारों में रेशियो निकलेगा, स्मॉल टी वाले भी ज्यादा हो सकते। क्लियर है बेटा? लेकिन टाइप ऑफ गैमेट दो तरीके के ही बन सकते हैं, एडर कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ में आगे बात? During fertilization, the two alleles, capital T from one parent say through the pollen, अब इसको आप कैसे डील कर रहे हो? मेल गैमेट की तरह, and small t from the other parent then through the egg are united to produce zygote that have one T allele and one small t allele। हमने दोनों हाफ ऑफ कर दिया बेटा। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का ही गैमेट बनने की पॉसिबिलिटी थी, तो हमने बोला कि अगर आप यहाँ से ले रहे हो और यहाँ से ले रहे हो प्योर लाइन, तो यहाँ से टी ही बनेगा, भले ही नंबर में कितने ज्यादा हो, यहाँ से टी बनेगा। और दोनों का फ्यूज बना करोगे तो हमेशा टी ही बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 100% क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइपिकली और फिनोटाइपिकली वही आपको F1 जनरेशन में क्या दिख रहे थे? टॉल प्लांट दिख। In other words, the hybrids have capital T, small t. Is it clear? Since these hybrids contains allele which express contrasting trait, the plants are heterozygous. दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट के जीन्स हैं, उसके पास एलिल्स हैं, तो प्लांट को हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस प्लांट हो जाएगा। ठीक है? हेट्रोजाइगोट से डेवलप होने वाला प्लांट हेट्रोजाइगस। The production of gametes by the parent, the formation of the zygote
The production of gametes by the parents, the formation of the zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square as shown in figure 5.4. आते हैं उसके बाद में. It was developed by British geneticist. साइंटिस्ट का नाम NCERT में है. बहुत प्रायोरिटी देना है आपको. हालांकि याद करने में कोई दिक्कत नहीं है. पुनेट स्क्वायर, पुनेट साइंटिस्ट. ओके. It is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of offspring in a genetic cross. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है. What is Punnett square? आपके सब्जेक्टिव में यही सेंटेंस आपको लिखना हो. क्या बेटा? जीन पुनेट स्क्वायर के टाइम में नहीं, अभी नहीं है. नहीं है. ठीक है. इट इज अ ग्राफिकल, दिस इज द डेफिनेशन, graphical representation to calculate the probability of all possible genotype. कितने जीनोटाइप बन सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को एक ग्राफिकल, मतलब ग्राफ हमेशा ये नहीं कि एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ हो गया, विजुअलाइज करना मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. और उसमें जब आप देखोगे रो और कॉलम बना रहे हो तो दैट इज हर एक एक्सिस पे एक ग्राफ है वहाँ. क्लियर. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा लेना है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक स्क्वायर का है जिसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जो जाइगोट बनेगा उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और आपसे मिस ना हो इसलिए आपने उसको प्रॉपर एक बॉक्स में अरेंज कर. तो पुनेट ने वो बॉक्स दिया था. ठीक है. उसको चेकर बॉक्स भी बोलते हैं और पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं. द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स. उसके लिए आपको फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट बीच में है तो गैमेट कहाँ जाएगा? दोनों एक्सिस पे. ठीक है. एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. आर रिटन ऑन 2 साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. ठीक है. अभी देखते हैं पुनेट स्क्वायर. बस अंडरलाइन करो ताकि ये कहानी खत्म हो. All possible combinations are represented in boxes below in the squares, which generates a square output form. हो गया? क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाओगे तो लोगों को ज्यादा इजी रहेगा, समझ में जल्दी आएगा. ठीक है. यहाँ पे ऐसे चलते. क्लियर. अब बॉक्सेस कहाँ आएंगे? इसके नीचे. ठीक है ना, बेलो द रो एंड कॉलम. ठीक. तो मेल गैमेट कितने बन रहे हैं अभी? जैसे सपोज कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी का. तो मेल गैमेट की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हम इसको मेल प्लांट की तरह ले रहे हैं तो कैपिटल टी और फीमेल गैमेट कितने बनेंगे? नंबर में 2, टाइप्स एक ही है, कैपिटल टी और स्मॉल टी. और इसको अगर आपको सिर्फ गैमेट को दिखाना हो तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती. टी और टी क्रॉस टी ऐसे होता है फास्ट. ठीक है. नंबर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि कितने बनेंगे, लेकिन क्या क्या बनेंगे उसके लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गैमेट में ही वेरिएशन नहीं. जब गैमेट में वेरिएशन नहीं है तो आप जितनी बार भी फ्यूज कराओ बनेगा वही. क्लियर है? तब आप चलो यहाँ पे करो. तो डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, रेसेसिव को बाद में. डोमिनेंट को पहले, रेसेसिव को बाद में. तो सारे कॉम्बिनेशन आपको क्या मिले? कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके. क्या कह रहे हैं? इमेज अ पुनेट स्क्वायर यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल्स बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट. ओके बेटा. अब क्या कराया उन्होंने? सेल्फिंग कराया. सेल्फिंग कराने पे आपको देखो गैमेट किस तरीके से मिल सकता है. ये अब ये आपको एज ए जाइगोट ले सेल्फिंग हो रहा है, मतलब दूसरा भी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी. नंबर ऑफ गैमेट अब फटाफट बताओ. नंबर ऑफ गैमेट कितने हो सकते हैं? 2 की पावर n. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 1. नंबर ऑफ गैमेट 2. ठीक है. कैपिटल टी स्मॉल टी. कोई डाउट है तो पूछो यहीं पे. अभी डाइहाइब्रिड पे और कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं. फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी. पुनेट स्क्वायर में क्या होता है? पुनेट स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट्स को, नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट्स को, मेल गैमेट को एक रो में और फीमेल गैमेट को एक रो में, एक कॉलम में. ठीक है. एंड उसके बाद आपको क्या शो करना है? नंबर ऑफ पॉसिबल क्रॉसेस. पहले गैमेट लिखो, जितने गैमेट उतने कॉलम बन जाएंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, दिख रहा है ना सबको? हाँ, प्रोसेस जितनी पॉसिबिलिटी है उतने इनको, इनका अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना होता है? 2 into 2, रो इंटू कॉलम, लिख लो ये भी कहीं। नंबर ऑफ बॉक्सेस इन पुनेट स्क्वायर इज द मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट। वेरिएशन में जितने आ रहे वेरिएशन, ठीक है, कैपिटल टी रहेगा तो ऐसे। अभी ये इसका स्टेप डिफरेंट करता है, तो अभी ये अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आना, पहले वाले F1 जनरेशन में मिला लॉ ऑफ डोमिनेंस, F2 जनरेशन में मिलेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे? अब पहला क्रॉस लिखो, अब तुम लोग फटाफट करो। क्लियर? तो जो रेसेसिव दिखाई नहीं था F1 जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में दिख गया, आ गया। ओके, अगेन फिर से वही कहानी, कितने टॉल है? टॉल कितने हैं? ड्वार्फ कितना है? ठीक। जीनोटाइप कितने हैं? जीनोटाइप कितने हैं? टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, देखो एक क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पहले वो तो बता। 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स में क्या क्या टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, क्लियर? अब बताओ कितने मिले हैं? कोई कंफ्यूजन? तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, क्लियर है? आगे बढ़े। द पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंट, बेटा सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, शोज द पेरेंटल टॉल एंड ड्वार्फ फीमेल प्लांट, क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया था। कैपिटल टी को मेल ले लिया था और स्मॉल टी को फीमेल ले लिया था, और रेसिप्रोकल क्रॉस को ये शो करता है, अगर आप इधर से इधर कर दोगे तो भी रिजल्ट सेम ही आए, 3:1 ही आए। द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड द F1 कैपिटल टी प्रोजेनी, जो आपका पुनेट स्क्वायर शोज बता दिया करो। अभी आधे दिग्गज होंगे जो ना ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है। चलो ठीक है, समझ में आया। एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट्स कैन बी द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization leads to capital T. 1/2 जो progeny है that is capital T small t, 1:2 हो गया, and 1/4 to small t. So 1:2:1. Though the F1 have a genotype of capital T small t, but the phenotypic character seen is tall. The F2 3/4 of the plant are tall, where some of them at capital T, while others are capital T small t. Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T and capital T small t. पहले दिन से हम बोल रहे हैं, आप फिनोटिपिकली देख के नहीं बता सकते हो कि उसका जीनोटाइप कैसा है डोमिनेंस के केस में, लेकिन अगर आपको ड्वार्फ प्लांट दिख रहा है तो आपको आंख बंद करके आप बता सकते हो कि वो रेसेसिव ही होगा, वो स्मॉल टी ही होगा। तो ड्वार्फ के केस में आप जीनोटाइप को बता सकते हो विदाउट टेस्टिंग। ओके, इसी से आया था टेस्ट क्रॉस, कि आपको जानना है कि ये क्या है, कैपिटल टी की वजह से टॉल दिख रहा है या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल दिख रहा है। क्लियर है? क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिस हो गया क्या? वही तो हम बता रहे हैं, स्मॉल टी तुम डोमिनेंट बोल रहे हो, लेकिन स्मॉल टी को डोमिनेंट मेंडल ने नहीं लिया है ना, दैट इज द रेसेसिव होमोजाइगस। रेसेसिव अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो तुम उसके नजरिए से देखोगे तो वो डोमिनेंट दिख रहा है, लेकिन वो डोमिनेंट के लिए 2 लोग होने चाहिए ना, 2 वेरिएशन होने चाहिए। वेरिएशन तुरंत तुम टी को लाओगे, टी का वेरिएशन आते ही क्या होगा, टी हो जाएगा, तो स्मॉल टी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जब घर में हम बता नहीं सकते स्मॉल टी है या कैपिटल, ड्वार्फ में बता सकते हैं ना, तुम ड्वार्फ को मार्क कर रही हो और पूछ रही हो टॉल का, ये वाला तो ड्वार्फ है, उसको तो बता ही सकते हैं।
ड्वार्फ हमेशा स्मॉल टी ही होगा. रेसेसिव होमोजाइगस विल बी ड्वार्फ. क्लियर क्लियर है. रेसेसिव होमोजाइगस ही एक्सप्रेस होगा. जब वो आधा रहेगा बेटा तब वो दिखेगा ही. तो दैट इज ऑलवेज 100%. इसके लिए आपको जीनोटाइप चेक करने की नीड ही नहीं है. दिस इज ऑलवेज टी टी. ओके, इस केस में हाइट वाले. चलो आगे देखते हैं. तो F2 जनरेशन का, F1 जनरेशन का हमें दिखा रेशियो दिख रहा है. एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स विद द जीनोटाइप कैपिटल T एंड कैपिटल T स्मॉल t. Hence, within the genotypic pair, capital T, small t, only one character T tall is expressed. देखो आ गया ये कंक्लूजन हो गया कि आप कैपिटल T स्मॉल t ले आओगे तो T तुरंत ही रेसेसिव हो जाएगा. इसलिए आप T को डोमिनेंट कह नहीं सकते. तुम ये कह रहे हो कि टी आ गया तो वो दिख तो रहा है तो वो डोमिनेंट हो गया. तो किससे वो लड़ा? लड़ा किससे? डोमिनेंसी को शो कैसे किया? वो तो कमजोर था लेकिन एक सिर्फ वहां पे आप कमजोर ही रह गए. तो उस कमजोर में वो ताकतवर है, वो दिख रहा है. Okay, hence the character capital T or tall is said to dominate over the other allele small t or dwarf character. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t, and in the F2, 3/4 of the plants are tall, though genotypically 1/2 are the capital T small t and 1/4 are capital T. जब आप 1:2:1 में बोले तो ये आपका क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी. ये क्या था आपका? कैपिटल टी कैपिटल. क्लियर है. दिस लीड्स टू अ फिनोटाइपिक रेशियो 3/4 टॉल 1/4 टीटी प्लस. अच्छा, इसको 3/4 को प्लस कर दिया एंड 1/4 स्मॉल टी. दैट इज अ 3:1 रेशियो. फिनोटाइपिक रेशियो है बट अ जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1. स्टार मार्क कर लेना इसको. The 1/4 ratio of TT is mathematically condensable to the form of binomial expression AX plus BY square. क्या होता है? ये 2 ऊपर आएगा. बताओ. ये बताओ. वही है ना वहां पे? वही है ना? समझ में आ रहा है ये बात? उलझोगे तो नहीं? The expression is expanded is as given below. अब इसको लिखो तो लिखो तब तुम्हें समझ में आएगा क्योंकि यहाँ स्लाइड में वो 1/2 टी कैपिटल टी उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है. 1/2 टी है ऐसे. वो दे रहा है कि कैसे आया ये एक्सप्रेशन जो तुम देख रही हो कि 1:2:1 उसको प्रूफ कर रहा है. ठीक है. तो 1/2 टी प्लस 1/2. पेपर पे करो, पेपर पे करो. यही लिखा है ना? क्या लिखा है बुक में? यही लिखा है. बताओ बेटा, मुझे दिख नहीं रहा है. बताओ फटाफट. यही लिखा होगा. करके देखो. हम्म.
आ गया सबका? जस्टिफाई हुआ? हाँ, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला है, तो 2ab बीच में है यहाँ पे, मतलब टी स्क्वायर प्लस 2टी प्लस टी स्क्वायर है। कैपिटल टी को उसने ए स्क्वायर ले लिया और स्मॉल टी को बी स्क्वायर ले लिया। हो गया? हुआ तुम लोग का? आकाश, आयुष, ये वाला फॉर्मूला करना है। जो आपका आ रहा है ना 1:1 ऐसे लिखते हैं, उसी को अगर आप सही सीक्वेंस लिखोगे तो 1:2:1, तो वो ये कह रहा है कि 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लिखो जो हम बता रहे हैं हेट्रोजाइगस से, एंड बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है टी से, स्मॉल टी से, और ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है टी से। करो तुम लोग, करो। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? सबका हो गया? चलो आगे बढ़ो। He conducted that the genotype Mendel cell-pollinated the F2 plants and found that dwarf F2 plants continue to generate dwarf plant in F3 and F4 generation. Okay, next generation, फिर next generation. क्यों? क्योंकि अब तो बेटा dwarf आ चुका है ना, दिख रहा। तो अब वो जब भी कॉम्बिनेशन बनाएगा तो टीटी के साथ जब भी आप उसको कॉम्बिनेशन बनाओगे तो देयर इज ऑलवेज टीटी, इसके फाइंड होने के, इसके बनने के चांसेस हैं। तो अब हर जनरेशन में आपको क्या दिखा? ड्वार्फ प्लांट भी दिख रहा है। क्लियर? तो F3 में F4 में अब कंटिन्यूएशन में एक ड्वार्फ प्लांट आता रहेगा। He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous TT. What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? कैपिटल टी F2 प्लांट में देखो, F2 प्लांट में आपके पास रेशियो है बेटा अलग अलग। कैपिटल टी भी है टॉल, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल। तो सेल्फ पॉलिनेटेड कराने से क्या टीटी को सेल्फ पॉलिनेटेड कराओगे तो होगा क्या? स्मॉल टी के आने के चांसेस नहीं है। हमेशा जब भी आप कराओगे, इसको कराओगे, तभी स्मॉल टी के आने के चांसेस होंगे। तो टॉल प्लांट को अगर आप सेल्फ पॉलिनेटेड कराते हो तो फिर से आपका ये वाला चेकर बोर्ड बन जाएगा, टीटी 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 टीटी। तो ड्वार्फ आ गया फिर से। तो जब भी आपको अगर रेसेसिव को एक्सप्रेस करना है तो आप होमोजाइगस डोमिनेंट से नहीं कर सकते, आपको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट चाहिए। क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट है तो हमेशा टी के साथ, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आएगा ही आएगा। देयर इज 100% प्रोबेबिलिटी कि जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल टी ही बनेगा, और कैपिटल टी जब भी टी से बाइंड करेगा तो वो डोमिनेंस में चला जाएगा टॉल को। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Okay. Then next, from the preceding paragraph, it is clear that though the genotype ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. आप मैथमेटिकली देख रहे हो लेकिन आप जीन को नहीं देख सकते हो, आप उसका जीनोटाइपिक कंपोजिशन नहीं देख सकते। तो यू कैन प्रूव दैट मैथमेटिकली कि हाँ यहाँ पे ये वाला जेनेटिक कॉम्बिनेशन आया होगा। ओके बेटा, दैट इज फॉर एग्जांपल whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or TT composition cannot be predicted. इसलिए दूसरा एक मेथड निकाल दिया उन्होंने टेस्ट क्रॉस का। ओके, ताकि वो दिख जाए कि नीचे वाला क्या है, क्योंकि ऊपर वाले को उनको श्योर है कि वो ट्रू ब्रीडिंग लेके उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है। अगर इसकी बात कर रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी या तो ये है या तो ये है। तो इसको क्रॉस कराओगे तो सारे आपको टी ही मिल जाएंगे, इसको क्रॉस कराओगे तो आपको टी दिखेगा, वहां रेशियो में आ जाएगा। तो दैट इज द
फिर प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जो पेरेंट जो प्लांट था, जो F1 जनरेशन का प्लांट लिया उन्होंने, वो हेट्रोजाइगस में। तो जीनोटाइप को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप फिर से उसकी टेस्टिंग करके आप रिजल्टेंट को फिर देख सकते हो, फिनोटिपिक को देख के आप बता सकते हो कि उसका जीनोटाइप क्या था। चलो अभी देखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or TT composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, tall plant at F2, ध्यान रखना, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant, recessive plant से क्रॉस करा दिया, क्योंकि हमें पता है जो भी ड्वार्फ प्लांट होगा वो हमेशा क्या होगा, टीटी ही होगा, उसके लिए हमें जीनोटाइप में जाने की नीड नहीं पड़ रही है। दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। तो F2 को कराएंगे तो ड्वार्फ से करा लो, उसी जनरेशन में जो दूसरा ड्वार्फ आया उससे करा लो। F1 को कराओगे तो पेरेंटल ड्वार्फ से कराओगे, क्योंकि यू नो कि पेरेंटल टॉल था और पेरेंटल ड्वार्फ है। In a typical test cross, an organ is P plants here, showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined. क्वेश्चन यही है कि जीनोटाइप हमें नहीं पता है, फिनोटाइप हमें दिख रहा है कि वो टॉल है, ओके, is crossed with the recessive parent instead of self crossing. तो टेस्ट क्रॉस के लिए मैंने बताया कि all test cross are the back cross. आप सेल्फिंग नहीं कराओगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराओगे, आप उसकी पहली जनरेशन से उसको क्रॉस कराओ, ओके, या सेम जनरेशन में आप रेसेसिव से प्लांट से क्रॉस करा दो तो आपको इधर का ट्रेड पता चल जाएगा। The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. Figure 5.5 shows the result of typical test cross where violet color is dominant over white color. चलो यही है, एक फिगर का और बीच में नाम आया था, वो देख लिया क्या हम लोगों ने, पुनेट स्क्वायर के लिए था, उसी में हो गया होगा ना, पुनेट स्क्वायर का था ना, वो समझ में आ गया, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब देखो आप पर्पल और व्हाइट, तो आपको पता है कंट्रास्टिंग फीचर हो गए, फिर से दो कंट्रास्टिंग फीचर हैं। डोमिनेंट कौन सा है बेटा, पर्पल डोमिनेंट है, तो रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, बस लेटर याद रखना। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टीटी वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बस उतना काफी है, लेकिन वो लेटर और एग्जामिनर खुद भी नया लेटर दे सकते हैं। हो सकता है उसने क्वेश्चन में लिखा है व्हाइट को उसने बोला है डोमिनेंट, तो आपको ये नहीं कि थ्योरी में तो हमने व्हाइट को रेसेसिव पढ़ रखा, क्वेश्चन में लिख दिया व्हाइट इज डोमिनेंट फ्लावर, तो आपके एनालिसिस तुरंत चेंज हो जाना, रटी रटाई चीज नहीं, रेशियो वहां पे उल्टा है, ठीक है, व्हाइट फ्लावर का पर्पल फ्लावर हो जाएगा, पर्पल फ्लावर का व्हाइट फ्लावर हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने ट्रिक ही वही लगा दी फालतू की, ठीक है, उसने डोमिनेंट को रेसेसिव कर दिया, रेसेसिव को डोमिनेंट कर दिया, तो एकदम फोकस हो। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव मतलब दोनों क्या है, अच्छा चलो ये टेस्ट क्रॉस वाला है, तो आप कहाँ तक कहानी पहुंची है, कहानी ये है हमारे पास कि ये हमें पर्पल दिख रहा है, ये हमें पर्पल दिख रहा है, और क्वेश्चन ये है कि ये कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं इसको क्या करना है, अगर ये दो पॉसिबिलिटी, अगर ये कैपिटल डब्ल्यू है तो इसके गैमेट क्या हो सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, इसको रेसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू, अब यहाँ पे लिख लेना कैपिटल डब्ल्यू फॉर डोमिनेंट, लिखना क्या, मैंने एक दिन तुम्हें बता दिया, सारे कैपिटल लेटर डोमिनेंट को शो कर रहे हैं एंड स्मॉल लेटर रेसेसिव को शो, ओके, तो रेसेसिव होमोजाइगस को लिया तो क्या दिखा हमें कि कैपिटल ये ठीक है, इसके पास पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट क्या है, दोनों स्मॉल ही आएंगे बेटा, एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट, देखो टाइप्स ऑफ गैमेट सिर्फ डब्ल्यू और डब्ल्यू हो सकते, तो सारे कॉम्बिनेशन इनके पास क्या होंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू, जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई कि अगर नंबर ऑफ गैमेट में वेरिएशन नहीं है तो आपको चेकर बोर्ड बनाने की जरूरत भी नहीं, अगर इसके पास सिर्फ टाइप्स ऑफ गैमेट एक ही है, इसके पास टाइप्स ऑफ गैमेट एक ही है, नंबर ऑफ गैमेट चाहे जितने हो, तो आपका कॉम्बिनेशन हमेशा यही बने डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये चेकर बोर्ड में आप देख लो, आप फिर से वही बात है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो जितने भी कैपिटल डब्ल्यू अगर एक बार भी आ गया तो सभी क्या हो गए, डोमिनेंट, तो आपको टेस्ट क्रॉस से एक प्रोबेबिलिटी पता चली कि अगर सारे डोमिनेंट दिख रहे हैं तो वो
जो प्लांट था जिसके आपको जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना था उसका जीनोटाइप WW हो। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि कैपिटल W स्मॉल w हो सकता है। नंबर ऑफ गैमेट में वेरिएशन आ गया, टाइप्स ऑफ गैमेट में वेरिएशन आ गया। 50% कैपिटल W, 50% स्मॉल w। तो 50% कैपिटल W, 50% स्मॉल w हमने ले लिया, पुनेट स्क्वायर बनाया। इधर से फिर से पेरेंटल प्लांट क्या लिया हमने रेसेसिव, क्योंकि हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, बैक क्रॉस करेंगे तो डोमिनेंट से भी कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस हम क्योंकि टेस्टिंग करना चाहते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो सिंपल। अब इसके गैमेट फिर से वही है, स्मॉल w स्मॉल w। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, W W, और एक ही गैमेट है तो सिर्फ एक बार लिखो, तो चेकर बोर्ड बार बार बनाने की नीड नहीं होती, ऐसे बनता है फिर दो में ही आ जाता है। यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब जब ये पॉसिबिलिटी आई तो 50% क्या हो गए आपके, 50% आपके क्या हो गए, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ तो W W है बेटा, इसके साथ तो आएगा ही W, कैपिटल W है ही नहीं तो आ नहीं सकता। तो 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, 50% हेट्रोजाइगस रेसेसिव। अब रेसेसिव दिख गया, एक्सप्रेस हो गया, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। रेसेसिव दिख गया मतलब होमोजाइगस ही है वो, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो होमोजाइगस रेसेसिव अपने को एक्सप्रेस कर दिया, तो होमोजाइगस एक्सप्रेस हुआ है, इसका मतलब जो जीनोटाइप था वो कैपिटल W स्मॉल w होगा। प्रूव्ड हो गया। तो दैट बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। ऐसे बैक क्रॉस जिससे आप पेरेंटल जनरेशन के रेसेसिव से क्रॉस कराते हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और व्हाटएवर, किसी भी अननोन प्लांट के जीनोटाइप को, डोमिनेंट जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एदर इट इज होमोजाइगस और इट इज हेट्रोजाइगस। आप जब उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हो तो दैट क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? अब रेशियो पे आते हैं, चलो सब हटा रहे हैं, हम रेशियो पे बात करें। टेस्ट क्रॉस में ये वाला हमारा टेस्ट क्रॉस प्रूफ हुआ, तो इसका हम रेशियो बात करते हैं। कितना रेशियो है बताओ? पर्पल फ्लावर, पर्पल फ्लावर 2:2 लिखो या 1:1 लिखो, एक ही बात है, खत्म कहानी। फिनोटिपिक रेशियो 1:1, जीनोटिपिक रेशियो क्लियर, वही है। फिनोटिपिक रेशियो 1:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, निकालने की नीड नहीं है। तो आपको टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:1, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 1:1। ठीक है, किस केस में? जब टेस्ट क्रॉस जिसको आपने कराया है वो क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अब होमोजाइगस की तरफ आओ, तुम लोग बताओ अभी आप फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। सारे 100% है, कोई रेशियो ही नहीं निकला, 100% हेट्रोजाइगस। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चलो, using a Punnett square, try to find out the nature of offspring of a test cross. What ratio did you get? Using the genotype of this cross, can you give a general definition for a test cross? दे दिया हमने जनरल डेफिनेशन कि अननोन प्लांट के जीनोटाइपिक को कैलकुलेट करने के लिए जब हम रेसेसिव पेरेंट से या रेसेसिव प्लांट से क्रॉस कराएंगे तो we will identify what is the genotype of that particular dominant plant, either it is homozygous or it is heterozygous dominant. Okay, based on his observation on monohybrid process, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid process. Today, these rules are called the principle of laws of inheritance. कौन सा? The first law or law of dominance and the second law or law of segregation. अभी एनसीईआरटी हमारी पुरान है, बाइबल है, तो इन्हीं को मानना है अपने को, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दिया हुआ है पुनेट स्क्वायर, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी खत्म ना, एनसीईआरटी खत्म।
ये मैंने बता दिया था, पुनेट स्क्वायर हम लोगों ने देख लिया है, ये क्रॉस हम लोगों ने बना लिया था, नोट्स पे मैंने शेयर कर दी थी, रेशियो हमने निकाल लिया। क्लियर? ये भी स्लाइड हमने देखा कि हजारों हजार प्लांट को लेके वो जब रेशियो निकाल रहे थे तो वहां 3:1 का अप्रोक्सीमेटली रेशियो आ रहा था, जिसमें 1 रेसेसिव वाला तो फिक्स था, 3 में स्लाइटली वेरिएशंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्लांट, कितने प्लांट सर्वाइव करते हैं, कितने प्लांट डैमेज हो जाते हैं, उन सबसे स्लाइटली वेरिएशंस आए। ओके, अभी देखो जो मैं तुम्हें समझा रही थी, अगर कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है तो नंबर ऑफ गैमेट 2 बार लिख के आपको क्रॉस कराने की नीड ही नहीं, खत्म हो जाती है कहानी, सारी पॉसिबिलिटी हेट्रोजाइगस की है। ठीक है? अगर कैपिटल वाई वाई है और स्मॉल वाई वाई है तो इस साइड के दो हेट्रोजाइगस, इसलिए आपको 2 गैमेट वेरिएशन, और इस साइड आपको लिखने की नीड ही नहीं है, सारी कहानी इसमें 50%, इसमें 50%। समझ में आया बेटा? इस तरीके से पढ़ते हुए मोनोहाइब्रिड का कंक्लूजन ये हो गया, explains that the hidden character in F1 generation is not lost and it expresses itself in F2 generation when come in homozygous condition. This is the basis of law of segregation without exception. आज भी इसके exception nil के बराबर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का फंडामेंटल आता, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। चलो अच्छा, ये चलो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, रेशियो को समझ लेना सभी। आकाश तुम लोग भी रिवाइज कर लो।